हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगजेब और आज इस वीडियो की मदद से हम समझने जा रहे हैं कि हमने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस केस कैसे दाखिल करना है, उसका ड्राफ्ट किस तरह से होगा और कंप्लीट प्रोसीजर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर, ऑफिस विजिट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि दूसरों की रहनुमाई और आपके लिए सदका जारी हो सके। तो वीडियो को मुख्तसर बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं कि हमने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिक सेल एग्रीमेंट डेटेड सो एंड सो किस तरह से बनाना है और किस तरह से इसको चलाना है इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में अगर हमने केस दाखिल करना हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का तो वो किस तरह से होगा। आप देख सकते हैं ऊपर सबसे पहले हम कोर्ट का नाम लिखेंगे कि इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज वेस्ट स्टेट कराची। ये कराची वेस्ट का केस है जिसका ड्राफ्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सिविल सूट नंबर ऑफ 2022। सिविल सूट नंबर अभी नंबर लगा नहीं है, कोर्ट की तरफ से लगाया जाएगा। उसके बाद ये बाकायदा से एडमिट भी हो जाएगा और प्रोसीड भी होगा। फ्रेश ड्राफ्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इसमें प्लेंटिफ की डिटेल्स को मैंने कवर किया हुआ है क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी है जिसको मैं कवर ही रखना चाहता हूं अपने विजिटिंग कार्ड के जरिए। प्लेंटिफ के बाद आप वर्सेस जिनके खिलाफ केस है आप देख सकते हैं कि डिफेंडेंट्स। आपके डिफेंडेंट चाहे एक हो या कितने भी हो, आपने मुकम्मल उनकी डिटेल लिखनी है, जैसे कि औरंगजेब सन ऑफ सो एंड सो। उसके बाद आपने एड्रेस लिखनी है, एड्रेस आप लिखेंगे। या फिर अगर किसी गवर्नमेंट इदारे को आपने, जैसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो गई, रजिस्ट्रार हो गया, तो आपने मुकम्मल उनकी ऑफिस एड्रेस लिखनी है जिनको आप डिफेंडेंट्स बनाएंगे। उसके बाद आपके केस का टाइटल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिक सेल एग्रीमेंट डेटेड सो एंड सो। आपके जो अगर दरमियान में मुआहदा हुआ है तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आपने केस इस तरह से बनाना है या फिर इसका टाइटल आपने लिखना है। बाद में नीचे आएगा द प्लेंटिफ अबव नेम्ड मोस्ट रेस्पेक्टफुली बेग्स टू सबमिट एज अंडर। पैरा नंबर 1 दैट द प्लेंटिफ इज अ लॉ अबाइडिंग एंड पीस लविंग citizen of Islamic Republic of Pakistan and he is residing at the above given address since long. As he reserved all the fundamental rights which comes under the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. तो आपने पैरा नंबर 1 एज इट इज लिखना है। आपने यहाँ पर से कॉपी करके एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट करना है या फिर आपने अपने केस में इस तरह से इसको लिखना है, कोई भी फेरफार या चेंजिंग नहीं करनी। बढ़ते हैं दूसरे पेज की जानिब और पैरा नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि केस के हकाइक। अब यहाँ पर केस के जो हकाइक हैं वही लिखे हुए हैं जो हमारा केस है। दैट द एप्लीकेंट एंड डिफेंडेंट इंटर्ड इनटू द सेल एग्रीमेंट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने आपस में सेल एग्रीमेंट की जिसके बुनियाद पर सूट प्रॉपर्टी जो आप देख सकते हैं कि ऊपर मेंशन की हुई है, जिसको अपने विजिटिंग कार्ड के जरिए मैंने कवर किया हुआ है, जिसकी मालियत तकरीबन 30 लाख से 30 लाख रुपीज है, जिसकी फोटोकॉपी ऑफ सेल एग्रीमेंट इज अटैच्ड हेयर विथ एंड मार्क्ड एज एनेक्सचर ए। आप देख सकते हैं कि फोटोकॉपी इसके साथ मैंने लगाई हुई। तो अगर आपके पास भी कोई रिलेवेंट या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है तो आपने लाजमी लगाना है इसके साथ ताकि आपका केस मजबूत हो और आप एविडेंस अपना पेश कर सकें। उसके बाद पैरा नंबर 3 that the above named plaintiff is the purchaser in the said sale agreement and defendants are the seller as they are the lawful owner of the said suit property। जो ऊपर बताए गए प्लेंटिफ हैं वो खरीदार हैं और जो डिफेंडेंट्स हैं वो बेचने वाले हैं, जो सूट प्रॉपर्टी है उसके कानूनी ओनर है, मतलब मालिक हैं। पैरा नंबर 4 that the plaintiff paid an amount of ₹20 lakhs through checks bearing number। अब जो चेक का नंबर है वो मैंने कवर किया हुआ है, सफूरा ब्रांच सफूरा कराची और दूसरा भी सफूरा कराची। Said checks the plaintiff took the suit property from the defendants according to the terms and conditions of the sale agreement। सेल एग्रीमेंट के मुताबिक जो पैसे देने थे 20 लाख
और 20 लाख के 2 चेक दिए, जिसके 40 लाख रुपए मतलब टोटल अमाउंट बनती थी। सूट प्रॉपर्टी की वैल्यू तकरीबन 30 लाख थी और 10 लाख रुपीस उसके जो मतलब पे किए गए 30 लाख और 10 लाख से फिर बाद में 2 चेक की सूरत में उनको पे किए गए। बहरहाल ये एक इनके दरमियान मुआहदा हुआ कि सेल एग्रीमेंट के जरिए अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे प्लेंटिफ को, और प्लेंटिफ ने इनको बाकायदा चेक दिए जो कि सफूरा बैंक कराची में जमा करवाए गए, जो इनकेश हुए। इनकेश मतलब उन्होंने पैसे ले लिए। जो चेक की तस्वीरें हैं, फोटोकॉपी है, वो इस केस के साथ बाकायदगी से लगाई गई हैं। अगर आपके पास भी कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा तो आपने लाजमी लगाना है। बढ़ते हैं पैरा नंबर 5 की जानिब। दैट इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर that the balance of amount of rupees 10 lakh will be payable after 6 months and the defendants are bound to transfer the suit property on the name of plaintiff। ये इन दोनों के दरमियान मतलब जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है इन दोनों के दरमियान तय पाया कि 10 लाख रुपए 6 महीने के बाद डिफेंडेंट को अदा किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो डिफेंडेंट ने मतलब सेलर वो बाकायदा प्रॉपर्टी लिखकर दे देंगे प्लेंटिफ को, मतलब सेल कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे डॉक्यूमेंट्स प्लेंटिफ के नाम पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब और पैरा नंबर 6 में आप देख सकते हैं वही हकायक कंटिन्यू है, जारी है कि डेट आफ्टर 6 months द प्लेंटिफ कनेक्टेड विद द डिफेंडेंट्स एंड पेड द फाइनल अमाउंट पेमेंट अमाउंट ऑफ to rupees 10 lakh to the defendants and asked them to transfer the suit property on his name. At that time, the plaintiff never knows about the malifiedness of the defendants and she paid full and final payment. In this regard, the defendants asked the plaintiff that he has to give 4 to 5 days to them. Thereafter, they will transfer the suit property on the name of plaintiff. 6 महीने के बाद प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से रब्ता किया, 10 लाख रुपए उनको पे किए, लेकिन उनकी बदनीयती का डिफेंडेंट को पता नहीं था और उसने 4 से 5 दिन का टाइम लिया, मतलब मोहलत दी। जो बाकायदा रिसिप्ट हमारे पास मौजूद है, उस रिसिप्ट के मुताबिक टाइम और पेमेंट लेने के बाद वो बाउंड थे, मतलब उनको जो सूट प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसफर करनी थी प्लेंटिफ के नाम पर, जिसकी फोटोकॉपी ऑफ द रिसिप्ट इज अटैच्ड हियर विद एंड मार्क्ड इज एनेक्चर सी, जिसकी बाकायदा से एनेक्चर बनाई गई है जो रिसिप्ट थी डिफेंडेंट्स की तरफ से। पैरा नंबर 7 दैट द टोटल अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन वाज पेड टू द डिफेंडेंट्स एंड नाउ द प्लेंटिफ हैज सोल राइट टू गेट ट्रांसफर the suit property on his name from the defendants, but the defendants who are intentionally took some time in transferring the suit property started using delay tactics with the plaintiff and till yet they never transferred the suit property। पूरे पैसे लेने के बाद सेल कंसिडरेशन के मुताबिक जो कि डिफेंडेंट्स को पे किए गए, प्लेंटिफ को बाकायदा कानूनी हक था कि उसके नाम पर ट्रांसफर की जाए प्रॉपर्टी डिफेंडेंट्स की तरफ से, लेकिन जानबूझकर उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की और डिले टैक्टिक्स मतलब बहानेबाजी से काम लेते रहे और आज तक जो सूट प्रॉपर्टी है वो प्लेंटिफ के नाम पर ट्रांसफर नहीं की। पैरा नंबर 8 दैट आफ्टर 4 to 5 days the plaintiff above-named contacted with the defendants and asked them to transfer the suit property on his name, but instead of transferring the suit property, the defendants above-named refused to do the same, which caused serious mental torture and agonies to the plaintiff। 4 से 5 दिन गुजरने के बाद प्लेंटिफ ने डिमांड की, मुतालबा किया डिफेंडेंट से कि ट्रांसफर कर दी जाए सूट प्रॉपर्टी, लेकिन उन्होंने ट्रांसफर करने से मना किया, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को ज़हनी दबाव और परेशानियों का सामना करना पड़ा। Para number 9 that the plaintiff is entitled to get transfer the suit property on his name from the defendants and defendants are bound to transfer the suit property on the name of plaintiff। ये डिफेंडेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि प्लेंटिफ के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दें और डिफेंडेंट्स इस बात के पाबंद हैं कि ट्रांसफर कर दें प्रॉपर्टी प्लेंटिफ के नाम पर।
Para number 10, that in view of the above said reasons and circumstances, the plaintiff send legal notice to the defendants and intimate them that if they never transfer the suit property on his name, then he will file suit against them. तो इस बुनियाद पर ऊपर जो बताए गए हालात और असबाब के सबब लीगल नोटिस भेजा प्लेंटिफ ने और इनको बाकायदा कानूनी कार्रवाई के लिए बता दिया, जिसकी फोटोकॉपी मतलब लीगल नोटिस की फोटोकॉपी यहां पर लगाई गई है इस केस के साथ। पैरा नंबर 11 जो बहुत ही अहम पैरा है, अब उसको रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। डेट द काज ऑफ एक्शन हैज एक्रूड टू द प्लेंटिफ अगेंस्ट डिफेंडेंट्स फर्स्टली व्हेन बोथ द पार्टीज एंटर्ड इनटू सेल एग्रीमेंट, सेकंडली व्हेन द प्लेंटिफ पेड 22 lakh to the defendants in respect of suit property as token money. Thirdly, after 6 months when the plaintiff paid full and final amount for suit property and asked the defendant to transfer the suit property on his name, but the defendant took some time, 4 to 5 days thereafter, when the plaintiff contacted with the defendants, but they started using delay tactics and refused to transfer the suit property on the name of plaintiff. And lastly, when the plaintiff sent legal notice through his advocate, but the defendants never bothered to reply the same, and the same cause of action is still continued till finalization of the present suit. इसका मकसद समझ लेते हैं पैरा का। डेट काज ऑफ एक्शन मतलब ये केस दाखिल करने का सबब तब पैदा हुआ जब डिफेंडेंट्स की तरफ से पहले जो सेल एग्रीमेंट डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के दरमियान सेल एग्रीमेंट हुई, तब से ये केस दाखिल करने का सबब पैदा हुआ। दूसरा, जब प्लेंटिफ की तरफ से 20 लाख रुपए टोकन मनी दी गई डिफेंडेंट्स को। उसके अलावा जो तीसरा काज ऑफ एक्शन या केस दाखिल करने का सबब बना वो तब जब वो 6 महीने गुजरने के बाद प्लेंटिफ ने पूरी जो अमाउंट थी, मालियत थी, वो डिफेंडेंट को पे कर दी और उसको कहा कि आप प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर करें, लेकिन उन्होंने 4 से 5 दिन मोहलत लेने के बावजूद ट्रांसफर नहीं की प्रॉपर्टी। और उसके अलावा उन्होंने जानबूझकर डिले टैक्टिक्स मतलब देर और मुख्तलिफ हरबों से टाइम लेते रहे और उसको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया सूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के प्लेंटिफ के नाम पर। आखिर में ये केस दाखिल करने की वजह तब बनी जब लीगल नोटिस भेजा प्लेंटिफ ने अपने वकील साहब के जरिए डिफेंडेंट को, जिसकी रिप्लाई उन्होंने नहीं की और अब ये केस दाखिल करने की इस पोजीशन में है। प्लेंट की जो पैरा नंबर 12 है, दैट द प्लेंटिफ हैज नो एनी अदर अल्टरनेट रेमेडी एक्सेप्ट टू इन्वोक द जुरिसडिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट एज द मिसकंडक्ट हैज बीन प्लेड बाय द defendants, and after taking the whole amount of property they refused to transfer the same on the name of plaintiff. पैरा नंबर 12 के मुताबिक जो प्लेंटिफ है उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है सवाई ये केस दाखिल करने के, और जो डिफेंडेंट है उन्होंने पूरी अमाउंट पैसे लेने के बाद मिसकंडक्ट किया है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की। पैरा नंबर 13, that the suit property in question is situated within the local limits of police station Gulistani Johar Karachi, which is within the territorial jurisdiction of this honorable court. और ये केस दाखिल करने के लिए जो ऑनरेबल कोर्ट की जुरिसडिक्शन है उसकी जो पुलिस स्टेशन थाना लगता है वो गुलिस्तानी जोहर है, जो कि इस ऑनरेबल कोर्ट के कंट्रोल में आता है या फिर जुरिसडिक्शन में आता है। अब आते हैं प्रेयर क्लास की जानिब, और हमारी एम जो केस को डिसाइड करने की पॉइंट होती है वो प्रेयर जो हम इस्तदा करते हैं ऑनरेबल कोर्ट से, उसी के बुनियाद पर कोर्ट हमारा फैसला सुनाती है, जजमेंट और डिक्री ऑर्डर पास करती है। प्रेयर मतलब इस्तदा। इट इज देयरफॉर मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू पास जजमेंट एंड डिक्री इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स इन द फॉलोइंग मैनर। इसलिए इस्तदा की जाती है कि जजमेंट एंड डिक्री पास की जाए प्लेंटिफ के हक में और डिफेंडेंट्स के खिलाफ कुछ इस तरह से। प्रेयर क्लॉज ए, टू डायरेक्ट द डिफेंडेंट्स टू स्पेसिफिकली परफॉर्म देयर पार्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, के मतलब जो डिफेंडेंट है उनको डायरेक्शन दी जाए कि वो जो सेल एग्रीमेंट है उसको कानून के मुताबिक पूरा करें और प्रॉपर्टी प्लेंटिफ के नाम पर ट्रांसफर करें। प्रेयर क्लास 2 के मुताबिक भी सूट प्रॉपर्टी को ही सेल एग्रीमेंट के मुताबिक
प्लेंटिफ के नाम पर ट्रांसफर किया जाए या करवाया जाए। और मतलब या फिर इसके अलावा इन अल्टरनेट टू डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू रिटर्न द पेमेंट ऑफ द प्लेंटिफ अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर इसके अलावा या इसके बरखिलाफ डायरेक्शन दी जाए डिफेंडेंट को कि पेमेंट जो उन्होंने वसूल की है टोटल 40 लाख, तो वो भी वापस करें और जो प्रॉपर्टी की मालियत बनती है उसके मुताबिक पैसे वापस करें प्लेंटिफ को। प्रेयर क्लॉज सी कॉस्ट ऑफ द सूट एंड or any other relief which this honorable court may deem fit and proper in the circumstances of the case may be granted। जो केस दाखिल करने के खर्चे हैं, पैसे हैं, या फिर उसके अलावा कोर्ट अगर कोई फवायद या फायदा देना चाहे केस के हालात के मुताबिक, तो वो बिल्कुल ऑनरेबल कोर्ट से इस्तदा की जाती है। प्लेंटिफ कराची डेटेड एडवोकेट फॉर द प्लेंटिफ, जो कि मैं हूँ, मैं ये केस कल या परसों इंशाल्लाह दाखिल कर दूंगा। आज आपके साथ इस वीडियो के जरिए मैं शेयर कर रहा हूँ और शेयर करने का मकसद आपकी कानूनी रहनुमाई करना, तो ये दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन, अब यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है ये जो केस दाखिल किया गया है बिल्कुल ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ये बिल्कुल हकायक और जो कानून या नॉलेज है वो बिल्कुल सही है, उन्हीं के मुताबिक ये केस दाखिल किया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद आइडेंटिफाइड बाय मी, अब ये वकील साहब आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपना जो विजिटिंग कार्ड रखा हुआ है ताकि इसको कवर कर सकूं। उसके बाद कमिश्नर फॉर टेकिंग एफिडेविट्स, अब एफिडेविट्स जो हलफ लेंगे कमिश्नर साहब, जो मतलब बायोमेट्रिक होती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड, डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन, जो डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ लगाए हुए हैं वो एनेक्सचर किए हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स रिलाइड मतलब जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल एनेक्सचर्स और उसके मुतालिक जो कागजात हैं। एड्रेस ऑफ द पार्टीज, एड्रेस ऑफ फॉर सर्विस ऑफ प्लेंटिफ काउंसिल, पार्टीज की जो एड्रेस है वो एज इन टाइटल, जो टाइटल में दी गई है। उसके अलावा काउंसिल की एड्रेस एज इन वकालतनामा। ये आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स। लीगल हेयर्स मतलब जो कानूनी वर्सा बनेंगे अगर इनकेस डेथ हो जाती है प्लेंटिफ की, तो उस सूरत में जो लीगल हेयर्स की अगर जरूरत पड़ेगी तो उनका नाम दिया गया है, जिसको मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के जरिए कवर किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अगर प्लेंटिफ की वफात हो जाती है, मौत हो जाती है, वाक़ हो जाती है, तो उसके बाद उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो अपीयर होंगे और केस को मजीद आगे बढ़ाएंगे और चलाएंगे। बढ़ते हैं आगे। और ये आप देख सकते हैं कि एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ की सर्विस जो आप देख सकते हैं कि अगर जो एड्रेस की जरूरत पड़ सकती है प्लेंटिफ की, तो वो यहाँ पर हमने लिखी तो हुई है प्लेंट में, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन दी जाती है कि आप एक एड्रेस की अलहदा से आप एक एड्रेस लिखकर हमें दे दें, टाइटल बना के, जो आप देख सकते हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये खाली होगी मतलब आपने यहाँ पर लिखना है, आप इसको खुद लिखेंगे, लिखने के बाद आप फिर ये कोर्ट में सबमिट करवाएंगे। तो ये था मुकम्मल केस जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे, या फिर आपको इतना पता तो जरूर चल जाएगा कि आपने जो सिविल केस दाखिल करना है वो किस तरह से दाखिल करना है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरी ऑफिस विजिट कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं कि ऑफिस एड्रेस लिखी हुई है, मोबाइल नंबर पर रब्ता, या फिर कोई आपको रहनुमाई चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। चैनल को फॉलो मतलब सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो सके और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए। आप देख सकते हैं मेरी जो कानूनी इसमें प्रैक्टिसेस हैं जो मैं कानून के मुताबिक करता हूँ, वो लेबर लॉज, NIRC सर्विस ट्रिब्यूनल, नेब, बैंकिंग, प्रॉपर्टीज लॉज, एंटी करप्शन, एंटी टेररिज्म, एंटी नार्कोटिक्स, कंपनी लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, FIA लॉज, और उसके अलावा फैमिली के केसेस को डील करना, सिविल और क्रिमिनल केसेस को देखना, डील करना मेरा काम है। और मैं यहाँ स्पेशली कराची में प्रैक्टिस करता हूँ। आप मेरी ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं
उसके अलावा आपको अगर कोई रहनुमाई चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग मुझसे रब्ता करते हैं और कानूनी रहनुमाई हासिल करते हैं। तो आखिर में आपको यही कहना चाहूंगा कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। कानून की पासदारी खुद भी करें, दूसरों को भी अमल करवाएं, करने की ताकीद करें। तो मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो में, कानूनी वीडियो, जो कि मैं इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा और मेरे फेसबुक पेज डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ पर अपलोड करूंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कानून पर अमल कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।